हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके इस अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस पार्ट्स में हमने देखा था कि अमलगमेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, अमलगमेशन की कितने टाइप से हो सकते हैं, और जो मेथड ऑफ परचेज कंसिडरेशन है, कितनी मेथड से हम परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशंस करते हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस प्रीवियस पार्ट में कर रखा है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे मैंने उसकी लिंक दे दी है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसकी लिंक दे दी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड। तो आज हम इसके कम्प्लीटली ऐसे एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की तो बात ऑलरेडी कर ली है प्रीवियस पार्ट में। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बुक के लिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। हम ओल्ड कंपनी के बुक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें होगा क्या, हमें ओल्ड कंपनी क्या हो रही है, लिक्विड हो रही है। तो ओल्ड कंपनी जो लिक्विड हो रही है, इसके बैलेंस शीट के जो भी आइटम्स हमारे सामने है, इसके बैलेंस शीट के जो भी हमारे आइटम्स है, लाइबिलिटी या फिर एसेट्स को, उसे राइट ऑफ करना है। मतलब उसे अब उसके बुक से धीरे धीरे ख़त्म करना है। मतलब इनका जो बुक है इसे हमें क्लोज करना है। ऑब्वियस है, लिक्विड हो रही है तो हमें इनके बुक को धीरे धीरे क्या करने होंगे, ख़त्म करने होंगे। तो देखो, हर एक एंट्री के पीछे लॉजिक है, और हम वही लॉजिकल बात करने वाले। मैं रटाने वाला नहीं हूँ आपको कोई भी चीज़ों को, मैं लॉजिकली आपको सारे ट्रांजेक्शन, सारी एंट्रीज बताने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें एंट्रीज की, तो पहली एंट्री आप इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी क्या कर लेंगे, आप पहली एंट्री कर लेंगे जो भी एसेट्स हैं, जो एसेट साइड में आपको जो एसेट्स मिलेंगी, ये सारी एसेट्स आप कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। मतलब ये जो लिक्विडेशन के समय एक जो अकाउंट ओपन होता है, ये असेट्स और लाइबिलिटीज़ पेमेंट्स को मेंटेन करने के लिए, उस अकाउंट्स को हम कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब जो भी इस लिक्विडेशन से रिलेटेड प्रोसेस है वो सारी की सारी, या इस अमलगमेशन से रिलेटेड जो सारी की सारी प्रोसेस है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी। तो हम करने वाले क्या है, पहली एंट्री ये एसेट्स में, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है और ये जो एसेट्स है इसे हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। हम एक रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करेंगे और रियलाइजेशन में इन सारी चीज़ों को क्या कर देंगे, डेबिट। मतलब आपकी बुक से हमने उस एसेट्स को कर दिया है ख़त्म, और वो सारी एसेट्स को हमने कहाँ लेकर आ गए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आप पहली एंट्री देख सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स। और यहाँ पर आपको जो भी एक एक एसेट्स है, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, तो आपको डेटर, तो ये सारी इंडिविजुअली एसेट्स आपको यहाँ पर मेंटेन करने होंगे। तो होप्स आपको पहली एंट्री क्लियर है। पहली एंट्री हमको क्या, किस चीज़ की करनी है, ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका अगर मैं नरेशन की बात करूं तो आप नरेशन किस तरीके से दे सकते हैं, ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बात करते दूसरी एंट्री की, तो दूसरी एंट्रीज में हमें क्या करना है, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है, जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज होती है, जो परचेसिंग कंपनी क्या कर रही है, टेकन ओवर कर रही है, उसे भी हमें ट्रांसफ़र करना होता है। जैसे हमने एसेट्स को ट्रांसफ़र किया। अच्छा, एसेट्स में कुछ एसेट्स होते हैं, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, एसेट्स में कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जो ट्रांसफ़र नहीं होते। सर जैसे कि कौन से एसेट्स हैं जो ट्रांसफ़र नहीं होते, फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या नहीं होते, ट्रांसफ़र नहीं होते रियलाइजेशन में, वो बिलोंग्स करते हैं शेयर होल्डर्स को, तो वो शेयर होल्डर अकाउंट में जाते हैं। ओके, हम सेकेंड एंट्री की भी बात कर रहे हैं। तो सेकेंड एंट्री की अगर हम बात करें तो सेकेंड एंट्री में हमें लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है। अगेन आपके लिए मैं यहाँ पर एक बैलेंस शीट रफली एक फॉर्मेट में ड्राफ्ट कर रहा हूँ। लाइबिलिटी में आपके पास जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ मतलब थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़, जो आप बाहर वाले को पे करने वाले हो, जो बाहर वाले को पे करने वाले हो वैसी लाइबिलिटी। तो इस लाइबिलिटीज़ को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इस लाइबिलिटीज़ को हम ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। इस लाइबिलिटीज़ को हम इस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को हम ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन में हम क्या कर देंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज आप सभी को पता है लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है। अब इसे मुझे इस बुक से क्या करना है, ख़त्म करना है।
अगर मुझे इस बुक से ख़त्म करना है तो उसे मुझे डेबिट करना होगा, इसलिए मैं एंट्री क्या करूँगा, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिटेड, मतलब जो भी लाइबिलिटीज़ है वो अकाउंट को डेबिट कर दूंगा और इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। बट कौन सी चीज़ों को करना है, जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ हो, मतलब ही एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और टेकन ओवर बाय द परचेसिंग कंपनी हो, तो उसे हमें बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र कर देना है। इसके पहले भी जो हमने फर्स्ट एंट्री में देखा था एसेट्स ट्रांसफ़र, वो भी हमने बुक वैल्यू पर ही करना है। आगे बात करते हैं और थर्ड एंट्री की बात करते हैं। तो आगे आपको एंट्री करना है परचेस कंसिडरेशन से रिलेटेड, मतलब कि आपको जो परचेसिंग कंपनी से पेमेंट मिलने वाला है आप उस चीज़ की एंट्री करोगे। आप एंट्री करोगे परचेस कंसिडरेशन ड्यू से रिलेटेड, मतलब ये परचेसिंग कंपनी जो भी पेमेंट देने वाली है वेंडर कंपनी को, तो हमने देखा था कि भी परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए। तो ये जो परचेस कंसिडरेशन का ओवरऑल अमाउंट है, हम मोड की बात नहीं कर रहे, जो ओवरऑल अमाउंट है वो किसे पेएबल है, वेंडर कंपनी को। और अभी हम किसके बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, वेंडर कंपनी के। तो वेंडर कंपनी को ये पैसे लेने हैं, वेंडर कंपनी को किससे लेने हैं ये पैसे, परचेसिंग कंपनी से लेने हैं, करेक्ट, परचेसिंग कंपनी से ये पैसे लेने हैं। तो एंट्री क्या कर लेंगी, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिटेड, मतलब वेंडर कंपनी को पैसे लेने हैं, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा भाई, रियलाइजेशन में क्रेडिट क्यों किए, मुझे बताइए, ये जो परचेस कंसिडरेशन का पैसा है ये किस चीज़ का पैसा है। ये जो परचेसिंग कंपनी ने एसेट्स और लाइबिलिटीज टेकन ओवर किए थे ये उसी चीज़ का पैसा है, करेक्ट। तो और आप बताइए, वेंडर कंपनी के बुक में हमने एक रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया है और इसी रियलाइजेशन अकाउंट में हमने क्या किया है, इसी रियलाइजेशन अकाउंट में हमने सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया है। तो जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ रियलाइजेशन में अकाउंट में है तो उससे रिलेटेड जो परचेस कंसिडरेशन है वो भी कहाँ आना चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट में ही आना चाहिए। इसलिए हम परचेस कंसिडरेशन को कहाँ क्रेडिट करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। आगे बात करते हैं, अब चौथी एंट्री में आपको करना क्या है, परचेस कंसिडरेशन का जो आपको पेमेंट मिला है आपको उस चीज़ की एंट्री करना है। तो परचेस कंसिडरेशन के तौर पर आपको क्या क्या रिसीव हो सकता है, आपको शेयर्स मिल सकते हैं, आपको कैश में पैसा मिल सकता है, समटाइम आपको डिबेंचर भी मिलते हैं, बट वो डिबेंचर आपको परचेस कंसिडरेशन के नहीं होते, वो डिबेंचर आपको मिलते हैं डिबेंचर होल्डर को पे करने के लिए। तो अगर डिबेंचर के फॉर्म में भी आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो एंट्री को भी आप यहाँ पर डेबिट चाहे तो कर सकते हैं, या फिर आप उसकी अलग से भी एंट्री पास कर सकते हैं। तो परचेस कंसिडरेशन रिसीव होने की एंट्री हम क्या करेंगे, ये है परचेसिंग कंपनी, ये है परचेसिंग कंपनी। परचेसिंग कंपनी ने क्या किया, वेंडर कंपनी को कैश दिया, मतलब वेंडर कंपनी के पास कुछ कैश आ रही है, कुछ बैंक के थ्रू पैसा आ रहा है, कुछ परचेसिंग कंपनी के शेयर्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन दे रहा है, हमने थर्ड एंट्री में ड्यू किया था परचेसिंग कंपनी को, तो परचेसिंग कंपनी से सारी चीज़ें आ रही है। इसलिए हम एंट्री कैसे करेंगे, हम एंट्री करेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड, प्रेफरेंस शेयर इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू परचेसिंग कंपनी अकाउंट। अगर अमाउंट की बात करें तो जितना कैश रिसीव्ड हुआ है, जितने प्राइस के आपको प्रेफरेंस शेयर या जितने प्राइस के आपको इक्विटी शेयर इशू हुए, और इन सबकी टोटल जितना आपको परचेस कंसिडरेशन अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। तो ये बात किस चीज़ से रिलेटेड हो गई, परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड से रिलेटेड। अब आगे हम बात करें पांचवी एंट्री लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। तो इसमें दो सिचुएशन अराइज हो सकती है। पहली सिचुएशन तो ये कि अगर एक्सपेंसेस पेड बाय एंड वेंडर कंपनी, मतलब पेड कौन कर रही है, एक्सपेंसेस भी वेंडर कंपनी का है और पेड भी वेंडर कंपनी कर रही है। तो ऐसे सिनारियो में वेंडर कंपनी की बुक में एंट्री क्या की जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बिकॉज इतना खर्चा है और वो सारे खर्चों के लिए हमने एक ऑलरेडी सारे ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए वेंडर कंपनी के बुक में एक अकाउंट ऑलरेडी ओपन करके रखा है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम इस रियलाइजेशन अकाउंट में ये एक्सपेंसेस को कर देंगे डेबिट, और उतने पैसे वेंडर कंपनी के पास से जा रहे हैं इसलिए टू कैश या बैंक अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। बट हमारे सामने सिनेरियो 2 आ जाता है। इसमें होता क्या है कि एक्सपेंसेस रीइंबर्स करती है कौन, परचेसिंग कंपनी, मतलब कि ऑन द पेमेंट बाय द वेंडर कंपनी, कि कुछ परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट था जो किसने पे किया है, वेंडर कंपनी ने पे किया है, और बाद में परचेसिंग कंपनी उसे रीइंबर्स कर रही है। मतलब पेमेंट कौन कर रही है, वेंडर कंपनी, बट उसमें रीइंबर्समेंट की बात की कि भाई वो पैसे हमें लेने हैं, किससे लेने हैं, परचेसिंग कंपनी से लेने हैं। तो ऐसे सिनारियो में हम एंट्री क्या करेंगे,
परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट जितने में भी एग्रीमेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 10,000 का ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, उसमें से परचेसिंग कंपनी कहती है कि भैया हम 8,000 देंगे। एग्रीमेंट हुआ कि परचेसिंग कंपनी 8,000 बियर करने के लिए रेडी है, तो मुझे परचेसिंग कंपनी से 8,000 रुपीज़ लेने हैं, इसलिए परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। जितना एक्सेस पैसा है लाइक 2,000 रुपीज़, तो ये 2,000 वेंडर कंपनी को खुद को बियर करना पड़ेगा, तो 2,000 रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और 2 बैंक अकाउंट, क्योंकि ये 10,000 परचेसिंग वेंडर कंपनी के पास से करंटली जा रहे हैं, बाद में जब आएंगे तब बात अलग है, जब परचेस कंपनी रीइंबर्स कर देंगे तो वापस आपके पास वो पैसे आ जाएंगे, बट एट प्रेजेंट वो पैसे आपके पास से जा रहे हैं। और जिस दिन रीइंबर्समेंट हो जाएगा, रीइंबर्समेंट का आपको पैसा मिल जाएगा, उस दिन आप एंट्री कर लोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परचेसिंग कंपनी अकाउंट। होप सो आपको ये भी एंट्री क्लियर हो गई हो। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं कि जो एसेट्स परचेसिंग कंपनी ने टेकन ओवर नहीं किया है, ऐसी एसेट्स जो परचेसिंग कंपनी ने टेकन ओवर नहीं किया है, वेंडर कंपनी ने ही उसको सेल आउट कर दिया है। ऐसी एसेट जिसको परचेसिंग कंपनी ने टेकन ओवर नहीं किया है, वेंडर कंपनी ने सेल आउट कर दिया है, तो फिर उसकी एंट्री क्या करेंगे, वेंडर कंपनी को पैसे मिल रहे हैं और उसके पास से वो एसेट्स जा रही है, बट वो एसेट्स उन्होंने ऑलरेडी आपने पहली नंबर की एंट्री में उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये सेल भी जो होगा उसको भी हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, बिकॉज वो एसेट्स आपको रियलाइजेशन के डेबिट में दिख रही है। तो जिस दिन उसको आप सेल करोगे तो आपके पास से एसेट्स नहीं जाएंगे, आपके बुक से एसेट्स ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो आपको सेल कहाँ क्रेडिट करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में उसे क्रेडिट करना है। बात अगर हम करें आगे, डिस्चार्ज ऐसी लाइबिलिटीज जिसको परचेसिंग कंपनी ने टेकन ओवर नहीं किया है, तो अगेन सेम वही चीज कि अगर लाइबिलिटीज का पेमेंट वेंडर कंपनी खुद कर रही है तो फिर लाइबिलिटी का जितना भी पेमेंट कर रही है कंपनी, अगर उन्होंने ऑलरेडी रियलाइजेशन में क्रेडिट कर दिया था तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बट इसमें 2 सिनारियो हो सकते हैं, ये सेम सिनारियो इसमें पहली वाली जो एसेट्स सेल वाली एंट्री यहाँ पर भी हो सकते थे। बट लाइबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो लाइबिलिटीज़ में भी ऐसा हो सकता है कि आपने शॉर्ट पेमेंट किया हो, और अगर आपने शॉर्ट पेमेंट किया है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा उतने का। फॉर एग्जांपल आपको लाइबिलिटीज़ का जो पे ऑफ करना था वो करना था आपको करीबन 10,000 रुपीज़, बट आपने पेमेंट किया ओनली 7,000 रुपीज़ का, तो कहीं ना कहीं आप 3,000 बेनिफिट में है, तो वो 3,000 आप रियलाइजेशन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट इसके लिए मैं एक आपको सिंपलेस्ट वे भी बता सकता हूँ, अगर आपने ऑलरेडी रियलाइजेशन में पहले ही क्रेडिट कर लिया है उस एंट्री को, तो आपको सिर्फ एंट्री करनी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बिकॉज रियलाइजेशन के डेबिट में आप उस पेमेंट को लिख देंगे, अगर शॉर्ट हो या एक्सेस हो तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिकली इस लेजर के थ्रू कैलकुलेट हो जाएगा, तो आपको फिर अलग से और कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात हम आगे करें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पेमेंट से रिलेटेड, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आपने अभी तक कहीं भी क्रेडिट नहीं किया, वो अभी भी आपके बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में दिख रहा है, आपके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में वो बैलेंस अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी एंट्री आप किस तरीके से करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड जितनी आपकी बुक वैल्यू है टू जितने भी उनको पेमेंट दिया जा रहा है, पेमेंट आइदर शेयर के फॉर्म में दे सकते हैं, तो हम जितने भी पैसे उनको देने वाले हैं तो ये हम ड्यू कर रहे हैं फिलहाल में कि उनको कितने पैसे पेएबल है, जितने उनको एक्चुअल पेमेंट पेएबल वो अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, और फिर आइदर पेमेंट में लॉस आ सकता है या फिर प्रॉफिट आ सकता है, तो उस लॉस या प्रॉफिट ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन वैरी करेगा, उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बात करें हम आगे पेमेंट की, जो हमने ड्यू किया है परचेस प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट उन्हें पेड कर देंगे, तो जिस दिन हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेड करेंगे उस दिन हम एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर इन परचेसिंग। हो सकता है प्रेफरेंस शेयर के लिए परचेसिंग कंपनी से आपको शेयर मिले तो वही शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे हो रहे हैं, और अलग से कैश या बैंक के फॉर्म में भी उन्हें पेमेंट हो सकता है इफ़ अगर वो 100% इस शेयर से सेटिस्फाइड नहीं है तो। बात करें हम आगे कि जो रियलाइजेशन जो हमने एक अकाउंट ओपन किया था वेंडर कंपनी के बुक में, तो एट द एंड इस रियलाइजेशन का भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इफ़ आपकी क्रेडिट ज़्यादा है और आपके पास क्रेडिट्स की टोटल ज़्यादा है और आपके पास एक्सपेंसेस डेबिट्स में कम बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट आ रहा है, और ये प्रॉफिट बिलोंग करेगा किसको, शेयर होल्डर्स को। कौन से शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ये जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस है ये बिलोंग करता है इक्विटी शेयर होल्डर को, इसलिए हम एंट्री करेंगे
अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये क्रेडिट बैलेंस है। अगर इधर बैलेंस आ रहा है मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस शुड कैरी प्रॉफिट, तो इसे हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। यहीं पर अगर हम सेम बात करें लॉस के सिचुएशन की, तो लॉस मतलब डेबिट बैलेंस, जो कि आपको इस साइड देखने को मिलेगा, मतलब ये डेबिट बैलेंस है आपका। आपकी डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, इसलिए आपका ये बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आया, इसे हम कहते हैं डेबिट बैलेंस। जो रियलाइजेशन का डेबिट बैलेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर, इसे हम ट्रांसफर कर देंगे अगेन इक्विटी शेयर होल्डर को, और एंट्री पास कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। आगे अगर हम बात करें ट्रांसफर द इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के पेमेंट से रिलेटेड कि इक्विटी, क्योंकि अभी तक के हमने बात कर ली है प्रेफरेंस शेयर, अदर लाइबिलिटीज, अदर एसेट्स। अगर हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के पेमेंट से रिलेटेड, तो वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है आपके बैलेंस शीट में। आप जो बैलेंस शीट बनाए हो तो आपके बैलेंस शीट से एसेट्स पूरे खत्म हो चुके हैं एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स। हमने सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया था। हमारी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड से भी इंटरनल लाइबिलिटी अभी भी बाकी है, सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है, बट स्टिल अभी भी हमारे पास इंटरनल लाइबिलिटी बाकी है। मतलब अभी भी हमारे बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर होल्डर का फंड दिख रहा है, स्टिल बैलेंस है। तो सबसे पहले हम इक्विटी शेयर होल्डर वालों को ड्यू कर देंगे। जो जो चीज़ों का पैसा देना है, ये सब लाइबिलिटी साइड में जो जो चीज़ें हैं सब में क्रेडिट बैलेंस अभी भी है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और भी कोई रिजर्व अगर आ रहे हैं वो जो कि बिलोंग करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। और बाद में एसेट साइड से भी कुछ एसेट्स थी जो ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, तो वो सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, वो सारे फिक्टिशियस एसेट्स भी किसको बिलोंग करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर के को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसकी एंट्री कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, to preliminary expenses, to underwriting commission, to discount on issue of share, to deferred revenue expenses। ये सारे कहीं ना कहीं आपके fictitious assets हैं। मैं आपको एक और काम करने को कह सकता हूँ कि ये जो आपके लाइबिलिटी साइड के आइटम्स है और ये जो एसेट साइड के फिक्टिशियस एसेट्स है, ये दोनों एंट्री को आप कंबाइन करके एक डायरेक्टली नेट एंट्री भी बना सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप नेट एंट्री भी बना सकते हैं। दोनों को सेपरेटली शो करना चाहते हैं तो आप दोनों को सेपरेटली भी शो कर सकते हैं, और आगे आपको अगर सेपरेटली बनाना है तो सेपरेटली भी बना सकते हैं। तो हमने इक्विटी शेयर होल्डर को ड्यू कर दिया। ड्यू करने के बाद फाइनली हम उनको क्या कर देंगे, पेड कर देंगे। उनका पेमेंट किस फॉर्म में हो सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर को हम पे कर रहे हैं जितना उनका पेमेंट आ रहा था परचेज कंसिडरेशन का, और ये पैसा उनको मिल सकता है इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी के फॉर्म में या फिर कैश बैंक के फॉर्म में। समटाइम डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है अगर इफ स्पेसिफिकली मेंशन है तो, जनरली ऐसा होता नहीं है। आगे अगर हम बात करें, ये तो अभी तक हमने बात की कि किस तरीके से हम पेमेंट कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर का। अगर हम परचेसिंग कंपनी, अभी तक हमने ओवरऑल जो डिस्कशन किया है वो इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी किया। अब मैं आपको बहुत क्विकली आपको गो थ्रू करवा देता हूँ इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। अगर हम परचेसिंग कंपनी के बुक में एंट्री कर रहे हैं तो किस तरीके से एंट्री करेंगे। हम सबसे पहले तो जितने भी वेंडर से इन्होंने बिजनेस एक्वायर्ड किया है उस चीज़ की एंट्री करेंगे। मतलब इन्होंने जो बिजनेस टेकन ओवर किया है, बिजनेस खरीदा है, हम उस चीज़ की एंट्री कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएंगी, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ द वेंडर कंपनी। मतलब कि परचेसिंग कंपनी के बुक में हम एंट्री कर रहे हैं और परचेसिंग कंपनी ने क्या किया, बिजनेस एक्वायर्ड किया है, और इस बिजनेस में क्या आया है, बहुत सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आए। तो पहले हम क्या करते हैं, ये रही आपकी वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी के पास से इन्होंने एक पोर्टली बना के कुछ इसके पोर्टली के अंदर सामान लाया। ये पोर्टली को इन्होंने नाम दिया बिजनेस परचेस, क्योंकि इन्होंने वेंडर कंपनी का बिजनेस खरीद लिया है। ये बिजनेस परचेस की पोर्टली परचेसिंग कंपनी ने अपने पास ला ली है और उसकी एंट्री कर दी उन्होंने, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिटेड। और इस पोर्टली के बदले इन्हें कुछ देना पड़ेगा वेंडर कंपनी को, तो इन्होंने लिख दिया टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, बिकॉज इनको इतने पैसे पेएबल है। अब चलिए जनाब, इस पोर्टली को हम खोलते हैं और इस पोर्टली के अंदर से क्या निकलता है देखते हैं। तो परचेसिंग कंपनी अब इस पोर्टली को खोल देगी। ये जो बिजनेस परचेस की पोर्टली थी, जब इस पोर्टली को खोलेंगे तो इस पोर्टली से बहुत सारी एसेट्स निकलेंगी, कुछ लाइबिलिटीज़ निकलेंगी,
बहुत सारी एसेट्स निकलेंगी, कुछ लाइबिलिटीज़ निकलेंगी। तो देखते हैं वो क्या क्या एसेट्स और क्या क्या लाइबिलिटीज़ निकलती है। तो जितनी भी एसेट्स निकलेंगी वो सारी एसेट्स को हम कर देंगे डेबिट, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ निकलेंगी उन लाइबिलिटीज़ को भी हम कर देंगे क्रेडिट। और जितना हमने बिजनेस, क्योंकि अभी पोटली खोला तो अभी आपका बिजनेस परचेज का ये पोटली खाली हो चुका है, मतलब उसको ख़त्म करना होगा। हमारे बुक में वो डेबिट हुआ था, अब उस हम बिजनेस परचेज अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम पेमेंट करेंगे किसको, लिक्विडेटर को। जो वेंडर कंपनी के लिक्विडेटर होते हैं उसे हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो जब हमें पेमेंट करना होगा लिक्विडेटर को तो हम एंट्री बनाएंगे उसकी, जो भी हम जिस भी फॉर्म में पे कर रहे हैं तो उसकी हम एंट्री बनाएंगे। लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट। हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने शेयर इशू किए है आइदर डिस्काउंट पे कर सकते हो और प्रीमियम पे कर सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन कि आपने प्रीमियम पर पेमेंट किया है, प्रीमियम पर शेयर इशू किया है या डिस्काउंट पर शेयर इशू किया है, उस बात पर ये डिपेंड करेगा। अच्छा, आप एक और एंट्री देख सकते हैं, इन द केस ऑफ द नेचर ऑफ परचेस, जो कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व, मतलब आपके बुक में जो डिफरेंस आया था, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में भी बात की है, कैपिटल रिजर्व, जो एक डिफरेंस अराइज हुआ था उसे भी आप लिख सकते हैं। अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू स्टैट्यूटरी रिजर्व इस अकाउंटिंग के फॉर्म में। एक और एंट्री आई गेस हमारी छूट गई है, मैंने आगे कर दिया था स्लाइड। ओके, ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस में जो इंडिविजुअली एसेट्स आ रही है, तो यहाँ से आपको बैलेंसिंग फिगर, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नेट असेट से या फिर नेट पेमेंट मेथड से आप पीसी निकाल रहे हैं। पीसी परचेज कंसिडरेशन और नेट असेट्स, इनके बीच का जो डिफरेंस आता है गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, उसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जितनी एसेट्स आई, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, जितने भी हम लाइबिलिटीज टेकन ओवर कर रहे हैं, ये नेचर ऑफ परचेज के केस में बात होगी। इसके पहले जो हमने बात किए थे वो नेचर ऑफ मर्जर के केस की थी, जो प्रीवियस एंट्री थी वो नेचर ऑफ मर्जर के केस की थी, ये नेचर ऑफ परचेज के केस की है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिटेड, जितना भी परचेज कंसिडरेशन था टू बिजनेस परचेज अकाउंट, और फिर ये जो डिफरेंस पेमेंट आएगा आइदर गुडविल आ सकता है या फिर कैपिटल रिजर्व आ सकता है, ये चीज़ आपने एडजस्ट करनी है। तो ये अभी हमने बात की है इन द बुक्स ऑफ परचेज कंपनी। अच्छा, इसके अलावा जो परचेसिंग कंपनी वो डिबेंचर होल्डर्स के लिए भी पेमेंट करती है। तो जितना उन्होंने डिबेंचर होल्डर्स के वेंडर कंपनी के डिबेंचर होल्डर को पे कर रहे हैं उसके लिए एंट्री कर लेंगे डिबेंचर्स इन वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर इन परचेसिंग कंपनी, बिकॉज इतने के नए डिबेंचर इशू हो गए हैं, ये परचेसिंग कंपनी के बुक में एज अ लाइबिलिटी शो होगा, और ये इतना डिस्चार्ज कर दिया हमने पेमेंट वेंडर कंपनी के डिबेंचर होल्डर को। अगर ये डिस्काउंट में था तो हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को करेंगे डेबिट, और ये इशू अगर प्रीमियम पे था तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन डिबेंचर इशू को कर देंगे क्रेडिट। उसके अलावा कुछ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस थे जिसका पेमेंट परचेसिंग कंपनी कर रहा है वेंडर कंपनी को, तो वहाँ पर अगर नेचर ऑफ मर्जर है, अगर जो अमलगमेशन है वो नेचर ऑफ मर्जर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट। बट अगर ये नेचर ऑफ परचेस मेथड का है तो हम गुडविल अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और परचेसिंग कंपनी के पास से पेमेंट जा रहा है तो हम बैंक अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखना है जब भी आप अमलगमेशन का अकाउंटिंग करने बैठो। आपने एलिमिनेट करना है जो भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स है। हाँ, आप इस बातों को भूलिएगा नहीं, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि देखो अब ये परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी के जो आपस के इंटर ट्रांजेक्शन्स थे उसको कहीं ना कहीं बुक के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, उन्हें राइट ऑफ कर दिया जाएगा ड्यूरिंग दिस अमलगमेशन प्रोसेस। तो वो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, आप ये एक बार एंट्रीज को गो थ्रू कर सकते हैं, आप एक बार रीड कर सकते हैं। अगर किसी भी एंट्री में आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप इस एंट्रीज को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है। चलिए समझा भी देता हूँ मैं क्विकली। जैसे परचेसिंग कंपनी के बुक में कुछ डेटर थे, तो यही डेटर वेंडर कंपनी के बुक में एज अ क्रेडिटर शो होंगे। तो जब ये आपस में एक दूसरे के डेटर एंड क्रेडिटर है, जब परचेसिंग कंपनी ने इन्हें एक्वायर किया तो ऑब्वियस है ना, ये पेमेंट की अब ज़रूरत नहीं है, ना तो इनके लिए अब ये डेटर कहलाएंगे ना तो ये क्रेडिटर कहलाएंगे। तो
तो दोनों के बुक से इस चीज़ को परचेसिंग कंपनी, क्योंकि वेंडर कंपनी तो ख़त्म हो रही है, बट परचेसिंग कंपनी को अब अपने बुक से भी ये चीज़ को अवॉइड करना है, एलिमिनेट करना है। तो वो सारी ये एलिमिनेशन से रिलेटेड एंट्री है। जैसा मैंने अभी डेटर क्रेडिटर से रिलेटेड बात किया, उसी तरीके आप बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल से रिलेटेड बात कर सकते हैं। बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, डिबेंचर से रिलेटेड सेम कॉन्सेप्ट आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी कॉन्सेप्ट आपको एलिमिनेट करनी होंगी किसके बुक से? परचेसिंग कंपनी के बुक से। आगे हम अगर बात करें लास्ट चीज इस टॉपिक की, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, कि जो डिफरेंस अराइज होता है उसे हमें गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व से जो भी लॉसेज होते हैं, हमें कैपिटल रिजर्व आइदर गुडविल से उसे हमें सेट ऑफ करना होता है। तो ये कंप्लीट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है। होप सो आपने एंजॉय किया हो एंड कंसेप्चुअली आपने सारे ट्रांजेक्शन को समझा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद।